बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो बुक नंबर जो मैं फॉलो करूँगा इस 70640, ठीक है। वंस अगेन पिछले जब मैंने पिछला पेपर शुरू किया था उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि ये जो सा है विंडोज़ 2008 का R2 वर्जन, और मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो भी सेकंड एडिशन है, ठीक है। और बुक का नाम जो सा है कन्फिगरिंग विंडोज़ 2008 एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। और एग्ज़ाम का नंबर 70640, जो अभी पीछे पढ़ चुके हैं वो 70646 था, ठीक है। कुछ लोग जब सर्टिफिकेशन पढ़ाते हैं तो 70640 की बजाय 70646 पहले शुरू कराते हैं, और कुछ लोग 70640, और मैंने जो अप्रोच शुरू की वो 70646 से शुरू करवाया। आज हम 70640 पढ़ेंगे। मुझे याद है कि जब मैंने शुरू किया था तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं डायरेक्टरी सर्विसेज पहले पढ़ाऊंगा, और उसकी मेन रीज़न ये थी कि मैं चाहता था कि मैं आपको पहले सर्वर्स का टच दे दूं, उसके बाद हम डायरेक्टरी सर्विसेज पढ़ें ताकि आपको डायरेक्टरी सर्विसेज अच्छी तरह समझ आए, ठीक है। तो एक्टिव डायरेक्टरी होती क्या है, ठीक है। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता, ठीक है, मगर आज हम मेक श्योर करेंगे कि आप लोगों को समझ आए, और जिन लोगों को नहीं समझ आए तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि एक दफ़ा बुक पढ़ लें। शुरू करते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी है क्या चीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क ग्रुप मॉडल की। वर्क ग्रुप मॉडल क्या है कि मेरे पास एक नेटवर्क लगा हुआ है, और उस नेटवर्क के अंदर जो से हैं वो 3 या 4 कंप्यूटर्स हैं। हर बंदा जो है अपने कंप्यूटर पे बैठता है, और उसका हर कंप्यूटर के ऊपर जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड सेट हुआ हुआ है, ठीक हो गया। और यूज़र नेम के पासवर्ड किसी यूज़र का सेट हुआ हुआ है तो हमें उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये किया कि इस कंप्यूटर के पास कोई रिसोर्स था ए, और इस कंप्यूटर के पास था रिसोर्स बी, इस कंप्यूटर के पास था रिसोर्स सी, और इस कंप्यूटर के पास रिसोर्स डी। बी से मुराद उसके पास कुछ बुक्स पड़ी हुई थी, डी से मुराद उसके पास डीवीडी राइटर था, सी से मुराद उसके पास कोई प्रिंटर लगा हुआ था, और ए से मुराद उसके पास कोई से स्ट्रीमिंग सर्वर था, ठीक है। तो अगर मैंने सी कंप्यूटर पे बैठ के उससे रिसोर्सेज लेने होते थे तो वो मुझे एक यूज़र नेम पासवर्ड देता था, मैं उसे एक्सेस करता था। अगर मैंने किसी की बुक पढ़नी होती थी बी वाले से तो मुझे पास बुक का यूज़र नेम पासवर्ड होता था। अगर मैंने प्रिंट आउट निकालना होता था तो मेरे पास सी वाले का यूज़र नेम पासवर्ड होता था। अगर मैंने डीवीडी राइट, बर्न या रीड करनी होती थी तो मुझे उसके यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती थी। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए ये सबसे बड़ा मसला ये था कि कोई चीज़ जो सी है वो सेंट्रलाइज नहीं पड़ी हुई थी। सेंट्रलाइज नहीं थी। तो इस चीज़ को सेंट्रलाइज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा यार ये वर्क ग्रुप मॉडल इज़ नॉट अ बेस्ट मॉडल। क्यों ना एक सेंट्रलाइज स्टोर हो, एक सेंट्रलाइज स्टोर हो, ठीक है। और उसके अंदर हर बंदे का जो सा अकाउंट और उसकी तमाम परमिशंस एक जगह पे पड़ी हुई हों। और अगर किसी बंदे ने एक कंप्यूटर से बैठ के अब इस सर्वर ए से रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं तो सर्वर ए के पास जाए और उसे कहे भैया मुझे रिसोर्सेज दो। सर्वर ए कहे अपना जो सा वो आईडी कार्ड दिखाओ, वो उसको अपना जो सा सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड दिखाए, और सर्वर ए जो सा है उसको पता हो मैंने कहाँ से वेरीफाई करना है। और जब वो उससे वेरीफाई करे अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज से या एक सर्वर से, सिंपल एक या दो सर्वर से वेरीफाई करे, तो सर्वर उसे ओके का सिग्नल दे या नो का सिग्नल दे। जब वो उसे ओके का सिग्नल दे दे तो इसका मतलब इस बंदे को अलाउ कर दो अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करना। अगर नो कहे तो उसको एक्सेस डिनाइड का मैसेज दे दो। दैट इज़ द होल स्टोरी ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। तो एक जो सर्वर या एक लोकेशन, जो सेंट्रलाइज लोकेशन जहाँ पे हमने तमाम रिसोर्सेज रखे हुए हैं, इज़ कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। और उस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर को इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइज स्टोरेज एक्टिव डायरेक्टरी, या कुछ लोग डायरेक्टरी सर्विसेज भी उसे कहते हैं, डायरेक्टरी सर्विसेज, ठीक है। इसका डायरेक्टरी सर्विसेज का पुराना वर्जन वाज कॉल्ड V.500। ये नहीं कि V.500 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। V.500 इज सॉर्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी स्टैंडर्ड, कि हम लोगों के पास अगर बहुत सारे रिसोर्सेज हो और हम लोगों ने उन्हें किसी एक जगह पे रखना हो तो उसके स्टैंडर्ड को कहते हैं V.500, ठीक है। V.500 इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस हो, ठीक है, इस कॉल्ड DB। हम देखेंगे हमारे जब एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो ntds.dit के नाम पे एक फाइल बनती है जो एक्चुअली हमारी डेटाबेस होती है, और उसमें तमाम ऑब्जेक्ट्स की एंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब एक्टिव डायरेक्टरी का इंट्रोडक्शन दिया था, वो लेक्चर अब आपको यहाँ पे रख के एक दफ़ा रिवाइज कर लेना, वो वाला लेक्चर जो 70646 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी का इंट्रो दिया था, ठीक है। वो इंट्रो को अब यहाँ से आगे फर्दर एक्सटेंड करना है। तो तमाम ऑब्जेक्ट्स, उनके एट्रीब्यूट्स और सारी चीज़ें ये मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है, वो सारी एक डेटाबेस में रखी जाएं, ठीक है। तो ये X.500 स्टैंडर्ड था।
और वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को हर एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एक यूनिक नेम दे दिया जाए, यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया जाए, ठीक है, या यूनिक नेम दे दिया जाए, इज कॉल्ड अ डिस्टिंग्विश्ड नेम, डीएन कहलाता है वो, ठीक है। मसलन अब अगर आप अपने फैमिली हियरार्की देख लें तो अगर कोई बंदा है ए, ठीक है, और उसका कोई एसेट है ए और ए बी, ठीक है, और उसी का एक एसेट है ए सी, तो ए का दोबारा एसेट क्या होगा, ए, ठीक है, और उसका एसेट होगा ए बी, ठीक है। तो जिस तरह ही आप ये ट्रिपल ए देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका जो प्राइमरी पेरेंट है वो डबल ए है और डबल ए का प्राइमरी पेरेंट सिंपल ए है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा अगर आपको कोई एक ऐसा नेम मिला जाए बी सी ए, तो आपको पता चल जाएगा ये बी का इसका पेरेंट जो सा है वो बी सी था और बी सी का पेरेंट जो सा था वो बी था, ठीक है। तो इस तरह की स्टोरी। तो एक्चुअली इस नेमिंग कन्वेंशन को सपोर्ट करने के लिए आपको डायरेक्टरी सर्विसेज के साथ एक चीज़ चाहिए होती है विच इज़ कॉल्ड द डोमेन नेम सर्विसेज, डीएनएस। क्योंकि डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए होते हैं, जो चीज़ें पड़ी होती हैं, उनका डिस्टिंग्विश नेम काफ़ी लंबा होता है और उसको सपोर्ट करने के लिए आपको डीएनएस का हायरार्किकल स्ट्रक्चर चाहिए होता है। ये जो मैंने ट्री बनाया दैट इज़ कॉल्ड हायरार्किकल स्ट्रक्चर, और डीएनएस का इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। मगर कहाँ आपने एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ करनी है, डू नॉट ओवरकिल, तभी मैंने यहाँ पे गन बनाई है। ये नहीं है कि मेरा मकसद आप लोगों को मारना या भगाना है। तो जो लोग सीसीएनपी पढ़ना चाहते हैं वो वाकई चाहते हैं कि आप लोग सारे भाग जाएं। एनीवे, जो का पार्ट, तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो सा है वो ओवरकिल नहीं करना। ऐसा ना हो कि आपके ऑफिस के अंदर 5 कंप्यूटर चाहिए और आप कहें नहीं जी एक्टिव डायरेक्टरी पढ़नी लगानी है, डायरेक्टरी सर्विसेज सर्वर लगाना है और मैं आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी में रखना चाहता हूँ। इसको कॉल्ड सेंट्रलाइज स्टोर और सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी। एक डेटाबेस में पड़ी हो, कल को आपको किसी को डिलीट करना पड़े या ऐड करना पड़े तो आप इजीली कर सके, ठीक हो गया। वो मकसद हरगिज नहीं है हमारा। इससे आगे चलते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी के जो ये X.500 का जो डीबी सोल्यूशन है, ये सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। यूनिक्स भी उस चीज़ को यूज़ कर रहा था, लाइनिक्स भी यूज़ कर रही थी और काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स थे। नोवेल एक्चुअली मेन था जिसने डायरेक्टरी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया और बहुत फेमस रहा, ठीक है। तो उससे आगे चलते हैं। एक्चुअली डोमेन होती क्या है, ठीक है। डोमेन आपकी एक एरिया है, एक ग्रुप ऑफ यूजर्स हैं या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहूंगा, मैं यूजर्स नहीं कहूंगा, क्योंकि जब मैं यूजर कहता हूं तो वो एक बंदे का अकाउंट आ जाता है। जब मैं ग्रुप ऑब्जेक्ट कहता हूं तो उसके अंदर एक बंदे का अकाउंट, यूजर का अकाउंट भी आ सकता है, कंप्यूटर का अकाउंट भी आ सकता है, प्रिंटर भी आ सकता है और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कम्बिनेशन जो एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर हो, ठीक है। से मैंने कहा कि मेरी एक डोमेन थी, अब तक आपको पता चल गया होगा डोमेन को एक नाम दिया जाता है, ठीक है। से मैंने कहा उर्दू IT academy.com, ठीक है। ये मेरी एक डोमेन थी और उस डोमेन को मैंने एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया। नॉर्मली डोमेन आप एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हो, तो मैंने कहा उर्दू IT academy.com, ठीक है। UIT है, उर्दू IT academy.com, ठीक हो गया। ये मेरी एक डोमेन बन गई। अब मैंने कहा कि थोड़े अरसे के बाद मैंने कहा यार उर्दू IT अकेडमी के अंदर ना 2 और फर्दर कोई सेक्शंस बना दिए जाए, ठीक है। एक मैंने कह दिया कि उर्दू IT अकेडमी के अंदर ना एक बना दो जी सर्वर्स, ठीक है। तो हम लोग जी सर्वर्स की सर्टिफिकेशंस कराएंगे, servers.urduitacademy.com, और उसी के दूसरे साइड पे हम लोग बना दे जी नेटवर्क, ठीक है। मुझे लग रहा है मेरे ट्राइंगल बड़े टेढ़े हो रहे हैं। एनीवे, तो मैंने कहा नेटवर्क, ठीक है, स्लैश नहीं लगेगा डोमेन नेम में मगर मैंने वैसे बता दिया, network.urduitacademy.com, ठीक है। अब नेटवर्क के अंदर फिर मैं थोड़े दिनों बाद सोचता हूँ यार नेटवर्क के ना 2 पोर्शन कर देते हैं, ठीक है। एक कर देते हैं security.network.urduitacademy.com और एक को नाम दे देते हैं routing&switching.network.urduitacademy.com। अगर मैंने अब इसको कहा कि भैया अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, से मैंने कहा ये यूज़र का एक अकाउंट है जिसका नाम है काशिफ। अब काशिफ का जब मैं काशिफ को राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा तो मुझे उसका डिस्टिंग्विश्ड नेम, जिसे DN कहा था, कि जो हर ऑब्जेक्ट का एक डिस्टिंग्विश्ड नेम होता है, वो कभी भी 2 ऑब्जेक्ट्स का सिमिलर नहीं हो सकता, वुड बी समथिंग लाइक दैट।
से मैं आपको कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, माइट नॉट बी एक्यूरेट, काशिफ डॉट सिक्योरिटी डॉट नेटवर्क डॉट उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम। ठीक है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा ये काशिफ जौन सा है ना, इसका कोई ताल्लुक सिक्योरिटी के साथ है और वो नेटवर्क्स में है और वो उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम में है। तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा इस डोमेन की जो सब डोमेन्स हैं, दीज आर कॉल्ड, इस डोमेन के जो नीचे जो डोमेन्स आती हैं जिसे चाइल्ड डोमेन कहते हैं, आर कॉल्ड सब डोमेन्स या चाइल्ड डोमेन, और इसकी पेरेंट डोमेन क्या होगी, उर्दू आई टी अकेडमी UITA.com। ठीक हो गया, और ये सारी सब डोमेन्स होगी। मगर आपने देखा इन सब का नाम कंटिजियस है। कंटिजियस से मुराद के भाई एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, सबके अंदर उर्दू आई टी अकेडमी .com आ रहा है, तो आपको पता चल जाता है ये सारे एक ही ट्री का पार्ट है। ठीक है, और इनके अंदर जो सा है, अगर कोई बंदा जो उर्दू आई टी अकेडमी का है वो नेटवर्क के अंदर जा के कंटेंट्स को देख सकता है या नहीं, दैट डिपेंड्स कि आपने उसके अंदर सिक्योरिटी सेटिंग्स कैसे करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपके पास एक डोमेन, बहुत सारी डोमेन्स मिलके जो ब्रांचेस बन जाती हैं, दिस होल थिंग, लेट मी यूज अनदर कलर, दिस होल थिंग इज कॉल्ड अ ट्री। ये जो सारी की सारी चीज़ है ये कहलाती है आपकी ट्री, ये आपका एक ट्री बन गया उर्दू आई टी अकेडमी .com का ट्री। ठीक है, फिर आपके साथ एक और वेबसाइट है जो से abc.com। ठीक है, उसके आगे फिर कोई 2 या 4 चाइल्ड डोमेन है। ठीक है, xy.abc.com, lm.abc.com। ठीक है, ये फिर एक ट्री बन गया। ठीक है, अब ये जब ये दोनों के दो डिफरेंट डोमेन्स हैं, ठीक है, अब इनके जो नेम स्पेस है वो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, इसके अंदर कहीं उर्दू आई टी अकेडमी का कोई शायबा नहीं है, कोई चक्कर कहानी नहीं है, तो ये डिफरेंट डोमेन्स है। ठीक है, मगर ये दो डिफरेंट डोमेन्स इज कॉल्ड टू डिफरेंट ट्रीज, क्योंकि अब इनकी ब्रांचेस भी बन गई हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ ये मेरा ट्री 1 है और ये मेरा ट्री 2 है। इसी तरह जब आपके नेटवर्क के अंदर बहुत सारे ट्रीज मिल जाते हैं तो आर कॉल्ड फॉरेस्ट। ठीक है, तो सबसे छोटी एंटिटी या सबसे छोटा जो चीज़ होती है डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या, कि मेरा जो यूज़र का अकाउंट है, एट्रीब्यूट BUTE। ठीक है, एट्रीब्यूट कि यूज़र के अकाउंट का यूज़र नेम इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। ठीक है, और उससे ऊपर की चीज़ कहलाती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से बढ़ के क्या चीज़ हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। के बहुत सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो से हैं वो मैंने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर डाल दिए। ठीक है, और उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मैं एक पॉलिसी लगा देता हूँ, फिर और ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स, जितने ऑब्जेक्ट्स आप बनाओ, जितनी मैनेजमेंट के लिए जितनी बड़ी डोमेन बनाना चाहते हो, जितनी यूजर्स ग्रुप बनाना चाहते हो आप बना लो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वन डोमेन। फिर एक डोमेन की जो सब डोमेन्स मिलके क्या बना देती हैं, एक ट्री बना देती हैं, और बहुत सारे ट्री मिलके क्या बना देते हैं, एक फॉरेस्ट बना देते हैं। ठीक है, एक और टर्म जो यूज होती है इज कॉल्ड अ साइट। आपको अच्छी तरह याद है कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि एक डोमेन मल्टीपल साइट्स पर भी हो सकती है और एक साइट के ऊपर मल्टीपल डोमेन, मल्टीपल ट्रीज, मल्टीपल फॉरेस्ट हो सकते हैं। तो जो साइट है वो इस हियरार्की के अंदर या इस लाइन के अंदर नहीं आती। ठीक है, तो मैंने कहा एट्रीब्यूट के नीचे आ गया जी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आ गया, OU। ठीक है, ग्रुप्स भी आ सकता है, OU के आगे आ गया डोमेन, और डोमेन से आगे आके निकल के आ गया ट्री, और ट्री से ऊपर निकल गया तो फॉरेस्ट आ गया। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डोमेन होता है वो है क्या चीज़, कैसे बनानी है हमने, ये तो सर ने सारी थ्योरी पढ़ा दी है, असल कहानी कहाँ पर है। तो उसके लिए हमारे पास, ये तो लेक्चर एंड हो गया, उसके लिए हमारे पास जो सा है वो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज हमारे पास इंस्टॉल होनी चाहिए। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ इज कॉल्ड LDAP प्रोटोकॉल, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। LDAP एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है कि जब हमने अपनी डायरेक्टरी सर्विसेज की वो शेल्फ के अंदर ऑब्जेक्ट रखे होते हैं तो LDAP प्रोटोकॉल वहाँ से ढूंढ के लाता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये मैंने छोटा सा अदसा बनाया हुआ मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप की चीज, तो वो आपको सर्च करके ला के देता है। इस सॉर्ट ऑफ एन प्रोटोकॉल दैट यूज्ड कि एक्टिव डायरेक्टरी से कम्युनिकेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट डोमेन कंट्रोलर के अंदर LDAP प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने सर्वर के ऊपर अगर डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करनी तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो उस सेक्शन में जाके थोड़ा सा देखते हैं कि डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं क्विकली, और उसके बाद फिर हम लोग आज की लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहीं से। ठीक है, तो ये मेरा एक सर्वर है जो बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल है, अगर ये अभी आज ओपन हो गया। ठीक है, और जब भी सर्वर ऑन होता है तो उसके पास सबसे पहले ये आता है,
ठीक है, सर्वर मैनेजर, और सर्वर मैनेजर के अंदर जब आप रोल्स में चले जाएं तो ये यहाँ पर आपको कोई रोल अभी दिखा नहीं रहा, ठीक है। मगर अगर आप इसके अंदर ऐड रोल के अंदर चले जाएं और यहाँ पे एक रोल आएगा डायरेक्टरी सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, ठीक है, दैट इट डजेंट मेक योर सर्वर अ डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ठीक है, ये आपको डोमेन कंट्रोलर नहीं बनाएगा आपके कंप्यूटर को। डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए आप लोग सब लोग माशाल्लाह सर्वर्स की डोमेन में काम करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, dcpromo.exe, ठीक है, dcpromo.exe, ठीक है, डीसी प्रोमो एक एक्जी है, वो रन करेंगे और दैट डिपेंड्स कि आपका सर्वर कितना तगड़ा है, वो इतनी जल्दी रन होगी, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल कर देगा आपके सर्वर पर और आपका सर्वर जो है वो डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। जब वो डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा तो वो बनते साथ ही सब पे कंट्रोल नहीं करने लग जाएगा। आपके अगर नेटवर्क के अंदर 10 कंप्यूटर्स पड़े हैं, 10 को कंट्रोल नहीं करने लग जाएगा, फिर आपको 10 कंप्यूटर्स को जाके उस डोमेन में ऐड करवाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपका जो गॉड फादर सर्वर है इज दैट सर्वर, ठीक है। जब वो उस गॉडफादर सर्वर के पास पहुंच जाएंगे तो फिर वो गॉडफादर सर्वर जो आपका डोमेन कंट्रोलर सर्वर होगा वो उनके ऊपर अपनी पॉलिसीज पुश कर देगा और उस पर कंट्रोल या उस पर अपनी अपनी धौंस जमा लेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप सर्वर से जो भी कहोगे, वो जो क्लाइंट मशीन्स हैं वो सारा कुछ वो कुछ करेंगी जो आप उन्हें करने को कहोगे, उसके अलावा वो कोई काम नहीं करेंगी, बल्कि वो यहाँ तक करेंगी कि आप उसे कहो कि अगर आपके कंप्यूटर पे कोई गलत आदमी लॉगिन हो रहा है और वो यूज़र नेम पासवर्ड गलत 3-4 दफ़ा गलत देता है तो वो आपको बता देगा, नॉट इन अ सेंस कि वो बोल के बताएगा, आपको इवेंट देगा, ठीक है। तो dcpromo.exe करेंगे तो वो आपके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करेगा। इस स्लाइटली लेंथियर प्रोसेस, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना अच्छा प्रोसेसर यूज़ हुआ है, कितनी अच्छी पावरफुल मशीन है आपकी, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई डोमेन नहीं है, तो सबसे पहले डोमेन नेम सोचते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में urduit.com मैंने यूज़ किया, मगर ऑफिशियली हम लोग अलाउड नहीं है ऐसे डोमेन नेम को यूज़ करने के लिए। उसकी वजह यह है कि हम लोग उस डोमेन को ओन नहीं करते, हम urduitacademy.com को ओन करते हैं और सीरीज़ भी हम उसी के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस बार हम जो डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे वो urduitacademy.com के नाम पे बनाएंगे, ठीक है। अगर मेरे पास UTIA होता तो मैं शायद आप लोगों को कहता कि उससे बना लें, ठीक है। मगर लैब प्रैक्टिकल लैब के लिए आप जो मर्जी बना लें, आप abc.com बना लें, ठीक है। यूज़ एन एडवांस मोड ऑप्शन, ठीक है, ये वेलकम विजिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने अपनी एक्टिव डायरेक्टरी बनानी शुरू करनी है। एडवांस मोड इंस्टॉलेशन हम बाद में देखेंगे, मगर आपको अगर याद हो कि मैंने पिछले 70646 के अंदर 2008 सर्वर के अंदर R2 वाले सर्वर के अंदर आपको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पढ़ाया था। जब आप एडवांस मोड ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपको वो इंस्टॉल करने के लिए देगा, ठीक है। मोर अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, आपको में से किसी को अगर कुछ ज़्यादा पढ़ने का शौक है तो ये बहुत अच्छा रिसोर्स है, ठीक है। ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के लिए इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको कहता है कि DNS सर्वर जो सा है वो होना लाजमी है, ठीक है। उसके बगैर आपका डायरेक्टरी सर्विसेज काम नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि हर ऑब्जेक्ट के साथ एक डिस्टिंग्विश्ड नेम लगा हुआ होता है और उस नेम को रिजॉल्व कराने के लिए आपको DNS सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी की स्टोरी बता रहा है, सिक्योरिटी फीचर्स, और अगर आपको फर्दर डिटेल पढ़नी है तो ये कर लें। अगर आप ये जो जिस एरिया में या आप अपनी जिस कंपनी के अंदर डोमेन बनाने लगे हैं, अगर उसमें विंडोज़ NT 4.0 की कोई मशीन है तो उसमें थोड़े से मसले आएंगे, तो वो उसकी डिटेल भी बताएगा। अगर आप इस लिंक को खोलें तो ये लिटरली चलता होता है, ये वैसे ही उसने तमाशे के लिए नहीं रखा हुआ। एनीवे, ठीक है। अब ये चूज द डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन, क्या अभी आपके पास कोई फॉरेस्ट है जिसके अंदर आप बना रहे हो, या पहला ट्री या पहली डोमेन है ये यहाँ पे। तो हम स्क्रैच से बनाने लगे हैं, क्रिएट ए न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट, तो आपने जो है न्यू फॉरेस्ट बनाना है। मोर अबाउट पॉसिबल डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन क्लिक करें, आपको हेल्प आ जाएगी और ये यहाँ पर आप हेल्प पढ़ना चाहें, ठीक है। आई डोंट सी एनीबडी डूइंग इट बट आई वुड सजेस्ट यू टू डू इट, ठीक है। पढ़ें, थोड़ा ज़्यादा और नॉलेज में इजाफा होगा आपके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम कि आपने बताना है कि आपके डोमेन का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या है, ठीक है। urduitacademy.com, ठीक है, ये हमारी डोमेन नेम है। एक्चुअल डोमेन नेम भी यही है जहाँ से आपको लेक्चर मिल जाते हैं, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, पूरी डोमेन का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम के उसका पूरे का पूरा डोमेन नेम क्या होगा, ठीक है। तो और न्यू फॉरेस्ट है, हर चीज़ न्यू है, पहली डोमेन है, यानी पहला बीज अभी हम डालने लगे हैं। तो वो डोमेन नेम वगैरह और तमाम सर्विसेज वगैरह वेरीफाई करेगा, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। फॉरेस्ट फंक्शन लेवल्स हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, मगर एक्चुअली ये होता है कि जब आप कुछ जो फीचर्स होते हैं ना, उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो
किस फंक्शन लेवल पर हों, कि आपके फॉरेस्ट पे मिनिमम विंडोज़ 2003 डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए, कि 2003 से कम होगा तो वो सर्विसेज नहीं चलेंगी। तो आप इसको फॉरेस्ट फंक्शन लेवल 2003 रख लें, 2008 कर सकते हैं, 2002 कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे जाने दूंगा, मगर आपको अगर कल को फ्यूचर में हमें कोई एक ऐसी सर्विस चाहिए जो इसकी रिक्वायरमेंट है कि 2008 फंक्शन लेवल होना चाहिए आपके फॉरेस्ट का, कि आपके फॉरेस्ट में जो सबसे छोटा सर्वर हो वो 2008 हो, उससे बगैर मैं चीज़ें नहीं चलाऊंगी, तो वो हो सकता है। अभी मुझे एग्जैक्टली एट द टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं आ रहा, मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो प्रैक्टिकल कराया उसमें एक लैब ऐसी थी जिसमें आपका फॉरेस्ट का लेवल जो था वो मिनिमम विंडोज सर्वर 2003 होना चाहिए, 2002 पे वो 2000 सर्वर पे वो चलती नहीं थी। ठीक है, मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। ठीक है, डोमेन फंक्शन लेवल 2003, कल को आपको इसको बढ़ाना पड़े तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, कुछ अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब ये जाके चेक करेगा कि मेरे पास कोई डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है या नहीं। अगर डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ तो ये आके मुझे बताएगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब भी आप अपने सर्वर के ऊपर डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करने लगो तो अपने सर्वर का आईपी एड्रेस स्टैटिक कर लेना। ठीक है, अभी तो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, मगर मैं आपको बताता चलूँ मेरे सर्वर का भी आईपी एड्रेस अभी स्टैटिक नहीं है, तो ये मुझे एरर मैसेज दे देगा। मगर अगर वो एरर मैसेज आ जाता तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप यू कैन गो एंड चेंज द आईपी एड्रेस। ठीक है, नॉर्मली आपके सर्वर का आईपी एड्रेस स्टैटिक होना चाहिए, डायनेमिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वर का अगर आईपी एड्रेस रोज़ रोज़ चेंज होने लग गया तो वुड बी एन इशू ऑन द नेटवर्क। ठीक है, तो अब ये जाके चेक करेगा कि आपके पास डोमेन नेमिंग सर्वर इंस्टॉल हुआ हुआ है या नहीं। डीएनएस सर्वर बताता चलूँ, मुझे याद है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा डोमेन नेम सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जब भी आप उसको नेम देते हैं तो उसके अगेंस्ट आईपी एड्रेस रिजॉल्व करवा के ला देता है। ठीक है, उसके अंदर डीएनएस सर्वर के अंदर आपको याद हो तो दो किस्म के जोन होते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन क्या करता है कि आप उसको नेम देते हैं और आपको आईपी एड्रेस ला के देता है। रिवर्स लुकअप जोन आप उसको आईपी एड्रेस देते हो, आपको नेम ला के देता है। रिवर्स लुकअप जोन नॉर्मली हम ट्रबल शूटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और फॉरवर्ड लुकअप जोन जो से है वो हम नॉर्मल सिनेरियो में यूज़ करते हैं। डीएनएस के यूजेज की एक कॉमन एग्जांपल ये है कि जब आपने याहू का पेज खोलना हो, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ रहा ये अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ। तो एनीवे, तो डीएनएस फॉरवर्ड लुकअप जोन की एग्जांपल ये है कि आपने yahoo.com को खोलना हो तो आप yahoo.com देते हैं और वो आपका डीएनएस सर्वर आपका नेम रिजॉल्व करवा के ला देता है। ठीक है, तो ये जनाब अभी तक इंस्टॉल नहीं हुए, मुझे लगता है वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। अच्छा जी, वेलकम बैक। और जी, सिलेक्ट एन एडिशनल ऑप्शन फ्रॉम द डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, वो उसने सर्च किया, बड़ी देर उसने लगाई। ठीक है, और उसके बाद उसे ख्याल आया कि यार ये तो डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जो सा है वो डीएनएस सर्वर नहीं इंस्टॉल हुआ हुआ, तो वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप डीएनएस इंस्टॉल कर लो। ठीक है, ये फर्दर फीचर्स डिसेबल्ड हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। लाइक इसमें ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्या होते हैं वो हम लोग रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। और ये एरर मैसेज है जिसके बारे में बात कर रहा था, द कंप्यूटर हैज़ अ डायनेमिक असाइंड आईपी एड्रेसेस। तो डोमेन कंट्रोलर का डायनेमिकली असाइंड आईपी एड्रेसेस नहीं होने चाहिए। तो अभी मैं आपको साथ साथ उसके अंदर आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, मेरे ख्याल में आप लोगों को सबको पता होगा कि आईपी एड्रेस कहाँ से चेंज होता है। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में चले जाएँ। ठीक है, चेंज एडॉप्टर सेटिंग, और ये आपका एडॉप्टर है। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाएँ। ठीक है, और IPv6 डिसेबल कर दें। नॉर्मली आपको IPv6 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। IPv4 के अंदर जाके यहाँ हम सर्वर को आईपी एड्रेस डिफरेंट दे देते हैं, 192.168.1.1। ठीक है, और इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, इसका आईपी एड्रेस यही रहेगा, या 1.1 ही रख देते हैं। और डीएनएस सर्वर का एड्रेस, डीएनएस सर्वर का एड्रेस कुछ लोगों की बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है 192.168.1.1 रख देते हैं, मगर मैं जो आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ वो ये करता हूँ 0.0.1 का मतलब होता है कि मुझे खुद ही देखो। इसका फ़ायदा क्या है, मैं यहाँ पे 192.168.1.1 भी रख सकता हूँ। उसकी वजह ये है, उसकी मेन वजह ये है कि मैं आप लोगों को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ ये ऐसे करने के लिए कि वो आपको कल को अगर हमें सर्वर का आईपी एड्रेस चेंज करना पड़े तो हम सिर्फ यहाँ आईपी एड्रेस चेंज करेंगे, हमें यहाँ पे डीएनएस सर्वर का एड्रेस चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है यही सर्वर खुद ही डीएनएस सर्वर है। अगर मैं यहाँ से ओके क्लिक करूँगा तो ये मुझे अब मेरे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर देगा, क्योंकि इस टाइम मैं इससे आरडीपी हुआ हूँ, तो वक्ती तौर पर मैं इसको ऐसे ही जाने देता हूँ। ठीक है, अगर वो मुझे कंटिन्यू कर दें, यस आई विल असाइन द स्टैटिक आईपी एड्रेस टू ऑल फिजिकल नेटवर्क एडाप्टर। ठीक है, नॉट रिकमेंडेड जिस तरह आपने देखा है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा सॉरी, यस करेंगे।
को अभी वक्ती तौर पे स्किप करते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट जाने देते हैं। मैं आपको ये जब हम डीएनएस सर्वर पढ़ेंगे उसमें बताएंगे, डेलीगेशन का क्वेश्चन था। और ये डेटाबेस फोल्डर जिसकी मैं बात कर रहा था कि विंडोज़ के अंदर कहाँ पे उसने डेटाबेस रखनी है, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल हो रही होंगी, ठीक है। तो विंडोज़ NTDS का फोल्डर है, ठीक है, और उसके अंदर dit डॉट एक्सटेंशन है डॉट dit की फाइल होगी, जिसके अंदर आपकी डेटाबेस फाइल पड़ी होती है, लॉग फाइल का पाथ और सिजवॉल का फोल्डर, ठीक है। हम देखेंगे ये फोल्डर्स क्या क्रिएट होते हैं यानी इंस्टॉलेशन के बाद, ठीक है। और ये अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं तो नॉर्मली जब भी कोई बंदा ऐसे काम कर रहा होता है तो वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेके उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होता है। और ये चीज़ें बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि कल को खुदा न खास्ता आपने डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया और आप फारिग हो गए, या आपको खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, या आप किसी वजह से दफ्तर नहीं आ सके, तो बाकियों की ज़िंदगी ईजाब ना कीजिएगा। और प्रोफेशनल बंदे की हमेशा ये कोशिश होती है जब वो काम करे तो वो बड़ी बड़ी दयानतदारी के साथ और अच्छे तरीके से काम करे ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। मुझे पता है कुछ लोगों की साइकी ऐसी होती है कि वो चाहते हैं कि उनके बगैर दुनिया का कोई भी काम ना हो सके, मगर उन लोगों के लिए सिर्फ मेरे 10 साल तजर्बे का एक ही निचोड़ा है, छोटा सा तजर्बा है मेरा, कि दुनिया का कोई काम किसी बंदे के जाने के बाद रुका नहीं करता होता, ठीक है। तो ट्राई टू बी हेल्पफुल टू एवरीवन, ठीक है, मोरल लेक्चर के बाद, ठीक है। और ये आपकी फाइनल रिव्यू सिलेक्शन है कि अब आपने इस चीज़ को रिव्यू करना है। कॉन्फ़िगर द सर्वर आप ये कॉन्फ़िगर कर रहे हो, फॉरेस्ट डोमेन का लेवल ये है, साइट का लेवल ये है, और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर नहीं है ये, और इसमें ग्लोबल कैटलॉग सर्वर इंस्टॉल हो रहा है, डीएनएस सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। ग्लोबल कैटलॉग और डीएनएस सर्वर क्यों इंस्टॉल हो रहे हैं? क्योंकि ये फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है, उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट सेटिंग, आप इस सेटिंग्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर, जो सा एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, ये 2008 के अंदर R2 के अंदर ही मेरे ख्याल में ये फीचर आया। आप इसको रीस्टोर कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये टेक्स्ट फाइल के अंदर आपके पास एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूँ, ये यहाँ पे से मैंने कहा मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, या मैं कहता हूँ C ड्राइव के अंदर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे DC प्रोमो करके कर देता हूँ, ठीक है, promo.txt, ठीक है। कल को मैंने इस फाइल को किसी और डोमेन कंट्रोलर पे भी यही सेटिंग्स करनी हो, एक और डोमेन कंट्रोलर बनाना है, तो इसको एज अ आंसर फाइल यूज़ कर सकता हूँ, DC प्रोमो कोलन अनअटेंड, और इस फाइल का पाथ दे दूंगा तो वो अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन होगी। जितनी सेटिंग जिसने अभी हमसे ली है वो नहीं लेगा, ठीक है। और नेक्स्ट करूँगा तो ये जी अब इंस्टॉलेशन करनी शुरू कर दी, ठीक है। इसी अपनी इंस्टॉलेशन करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, मैंने इसे कहा कि सर्वर को बूट कर दे, बूट कर देगा, नहीं बूट करेगा तो इसकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। सिर्फ इतनी सी इंस्टॉलेशन होती है एक्टिव डायरेक्टरी की, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है जिसमें हम मेनली पढ़ेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के कंटेंट्स या कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक हो गया। तो लेक्चर पे ख़त्म करने से पहले ये मुझे एक बहुत प्यारी तस्वीर मिली, ठीक है। इस तस्वीर को ज़रा मैं जूम आउट फॉर्मेट में ही रखूँ क्योंकि इसका सोर्स है विकीपीडिया पे से। ये इंटरनेट के राउट्स हैं, ठीक है। अगर मैं अब इसको जूम करके आपको यहाँ दिखाऊं तो ये एक राउट है जो इंटरनेट के जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुए हैं। ये सिर्फ सिंपल छोटा सा एक ग्लोइंग स्टार टाइप की चीज़ है। आप इमेजिन करो कि इस इंटरनेट क्लाउड के अंदर क्या होगा, इस इंटरनेट क्लाउड के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो ये तमाम ऑब्जेक्ट्स या कंपोनेंट्स हैं जो इंटरनेट में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। ये एक्चुअली दिखाना चाह रहे थे कि दिस इज़ हाउ इंटरनेट इज़ ग्रोइंग, हाउ टू जस्टिफाई द डिप्लॉयमेंट ऑफ IP वर्जन 6। विकीपीडिया के ऊपर तस्वीर पड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई, काफ़ी अर्सा मेरे ये वॉलपेपर के तौर पे भी रही। ये मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा सारा लिंक है, मेरे ख्याल में 5 6 7 10 GB का होगा लिंक, एनीवे, ठीक है।